Welcome back to another lecture of revision series, that is Target High Book Revision Series episode 7 part 2. इसको पार्ट 2 कर देते हैं. ठीक है, इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे बर्न्स. तो बर्न क्या होता है कि इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर which leads to tissue damage, destruction, protein denaturalization, and ionization of content. मीन्स इसमें क्या होता है कि इसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक सोर्स से अनदर, जिसमें कि टिश्यू डैमेज होता है और डिस्ट्रक्शन होता है, प्रोटीन डीनेचुरलाइजेशन होता है और आयोनाइजेशन होता है कंटेंट का. अब हम क्लासिफिकेशन कंसिडर कर देते हैं. क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न इंजरी बेस्ड अपॉन डेप्थ, कितनी डेप्थ है उसकी. तो 3 टाइप के आते हैं, 3 डिग्री आते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री. फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है, सुपरफिशियल या फिर पार्शियल थिकनेस बर्न होता है. या सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से, और पार्शियल बोल सकते हैं इसको. मेनली इन्वॉल्व एपिडर्मिस लेयर ऑफ द स्किन. एग्जाम्पल सनबर्न, जैसे आपको सनबर्न धूप में आने से लगता है और हीट इश्यूज होते हैं, इस तरीके का. तो इसमें पिंक इन कलर पिंक हो जाता है और पेनफुल होता है, लेकिन ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, पेनफुल होता है नॉर्मल. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेनली इन्वॉल्व्स एपिडर्मिस. डर्मिस जो एपिडर्मिस लेयर है वो इन्वॉल्व रहती है इसमें. उसके बाद हम बात करेंगे इसका कलर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया पिंक होता है और पेनफुल होता है थोड़ा सा इवेंट. एंड देन हमारे पास आता है सेकंड डिग्री बर्न, जो कि डीप पार्शियल होता है, डीप पार्शियल थिकनेस. ओके, इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस अलोंग विद अपर एंड डीपर पोर्शन ऑफ डर्मिस. इसमें हमारी एपिडर्मिस तो आती है, बल्कि जस्ट अ मिनट, इसमें हमारी एपिडर्मिस अलोंग विद अपर एंड डीपर पोर्शन ऑफ डर्मिस, डर्मिस भी आती है. ठीक है, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल स्काल्ड. स्काल्ड का एग्जाम्पल है वाइट टू पिंक और रेड इन कलर. ये वाइट से पिंक हो जाती है और रेड हो जाती है, लास्ट में जाके कलर इसका रेड हो जाता है, और ये वेरी पेनफुल होती है. सेकेंड डिग्री बर्न, इट इज़ वेरी पेनफुल. एंड नाउ वी फॉरवर्ड टू द थर्ड डिग्री बर्न, फुल थिकनेस बर्न. फुल थिकनेस बर्न में क्या होता है कि एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड इवन डीपर टिश्यू विल बी अफेक्टेड. इट इज़ पेनफुल बिकॉज नर्व आर completely डिस्ट्रॉयड. ठीक है, नर्व्स यहाँ पे बिल्कुल completely डिस्ट्रॉयड हो चुकी है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है. बट इसमें एग्जाम्पल हम बर्न विद फ्लेम्स एंड इलास्टिक बर्न का एग्जाम्पल ले सकते हैं. You have to note it down in your notebook because it is a revision series, so you have to focus on your revision purpose. And then after the lecture you can take the test, an objective question series. I have started very soon, but firstly I have to focus on the revision part, and now I'll arrange the class of question series very soon. So it is a part of time I have considered in this series. If I have sometimes to start the series, so I can start. Now come back to our topic, white to chariot, लिटिल और नो पेन. इसमें या तो पेन होता है थोड़ा सा या फिर नहीं होता है. इसका वाइट और टू चैरिट, वाइट से लेके चैरिट तक इसमें थोड़े कलर्स दिखाई दिए जाते हैं हमको. एक्सटेंट ऑफ बॉडी सरफेस एरिया बर्न, कितना मतलब हम किस तरीके से इसको नापते हैं कि कितना सरफेस एरिया बर्न हुआ है. अब इसमें हम रूल ऑफ 9 का इस्तेमाल करते हैं. रूल ऑफ 9 क्या कहता है, एक मेथड है यूज टू एस्टिमेट द टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ बर्न
by assigning percentage of multiples of 9 to मेजर बॉडी सरफेस। अब हम बात कर लेते हैं कि एडल्ट्स में हम किस तरीके से बॉडी सरफेस एरिया को बर्न में कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। सो हमारी आर्म क्या है, आर्म इंटू 2 इंटू 9% इट इज इक्वल टू 18% हमारा आर्म बर्न एरिया में कंसिडर किया जाता है। हेड हमारा 9% किया जाता है, जो कि आप देख ही रहे होगे, यहाँ पे 18, यहाँ पे 9 आ गया। फिर हमारा ग्रोइंग एरिया आ गया, ये 1% में आता है। फिर लेग हमारी 36% आती है, जैसे कि क्योंकि पेयर में है। एंड एंटीरियर ट्रंक हमारा 18% एंड पोस्टीरियर ट्रंक भी 18%। अब यही रूल्स हमारा एक बना है चाइल्ड के लिए। चाइल्ड में क्या होता है कि 18% फेस, 18% बैक एंड 18% for anterior trunk, 9% arms both, 9 each, and 1% groin, and 13.5% legs, and 13.5% another leg. These are the formula in child. आप इसको गूगल पे भी देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं वैसे तो, बट जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है। रूल ऑफ 9 फॉर द इन्फेंट, इन्फेंट के लिए फेस में 9%, 4.5% आर्म्स, 18% एंटीरियर ट्रंक, 7% leg and 7% another leg, buttocks 2.5%, 2.5% second buttocks, and 13% posterior back, 9% skull. Okay, sorry. Now we have Palmer methods. What is Palmer methods? And we have Loon and Broeder chart. The chart, if used correctly, uh, is the most accurate method to assess burn area. It compensates for the variation in body shapes with age and therefore can give precise estimation of body surface area burn. And next we have Palmer method. Palmer method क्या होता है कि in a patient with scratched burn is useful. Patient's own palm is considered as 1% of the total body surface area. जो पाम है वो पेशेंट की 1% कंसिडर की जाती है और टोटल बॉडी सरफेस एरिया। एंड बॉडी रिस्पॉन्स टू बर्न इंजरी ये क्या कहता है कि बिकॉज ऑफ hypovolemia there is significant decrease in cardiac output and fall in BP occur. Loss of capillaries integrity leads to shift to fluid and edema around the burn injuries. बर्न इंजरी के दौरान जो फ्लूइड है हमारा वो शिफ्ट हो सकता है एंड एडिमा कोज हो सकता है बर्न इंजरीज के अराउंड। इन केस ऑफ circumferential burn, edema causes pressure on small blood vessels and nerves which obstruct the blood flow of distal part and is known as compartment syndrome. आपने कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बारे में जरूर से पढ़ा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको नोट डाउन कर लो यार। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या कहता है कि इन केस ऑफ सर्कमफेरेंटल बर्न एडिमा causes प्रेशर ऑन स्मॉल ब्लड वेसल्स पे एक स्मॉल प्रेशर लगता है जिसकी वजह से नर्व ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और ब्लड फ्लो डिस्टल पार्ट में रुक जाता है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो उसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्क्लेरोटोमी is the surgical procedure of choice to maintain blood supply. Due to tissue death, serum potassium level will be elevated and sodium level will be fall. तो पोटेशियम लेवल जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है, एलिवेट हो जाता है यानी कि कह सकते हैं, और जो हमारा सोडियम लेवल है
वो फॉल हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। ड्यू टू हाइपोवोलेमिया एंड ब्लड लॉस, हेमाटोक्रिट वैल्यू विल बी एलिवेटेड। हेमाटोक्रिट वैल्यू भी एलिवेट हो सकती है, हो जाती है, आई मीन। ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी, यूरिन आउटपुट विल बी रिड्यूस। Loss of skin integrity leads to impaired thermoregulation. Okay, now we have phases of burn. In phases of burn, emergent phase or resuscitative phase. So duration क्या है? Onset of injury to complete of fluid resuscitation usually last for 36 to 48 hours. 36 to 48 hours ये फेज चलता है। प्रायोरिटी केयर क्या देनी होती है इस फेज में? हमें फर्स्ट एड देना होता है, पेशेंट एयरवे, पेशेंट प्रिवेंट हाइपोवोलेमिया एंड शॉक, इनिशियल वुंड असेसमेंट एंड केयर, प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मेंटेन, मेन गोल इज टू मेंटेन वाइटल ऑर्गन फंक्शन एंड परफ्यूजन। ये हमारा फर्स्ट फेज आता है। फेजेस लिख लेते हैं हमारे, कौन सा फेज फर्स्ट है हमारा? फर्स्ट फेज है इमरजेंट और रिसक्सिएटिव फेज। इसमें हम ये सारे काम करते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्टिव फेज, सॉरी, एक्यूट फेज। इस फेज में हम क्या करते हैं? मेनली स्टार्ट विद completion of fluid resuscitation, start with diuresis and ends with wound closure, begin 48 to 72 hours। ये हमारा 48 से 72 आवर्स तक चलता है प्रोसीजर, और ये मैंने आपको बताया था 36 to 48 आवर्स। ओके, after the injury, okay, and next we have third phase, rehabilitation phase। In this phase, start with wound closure to return of patient to the optimal activities of daily living। Okay, इसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, कॉस्मेटिक सर्जरीज, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स, ये सब देते हैं। नाउ वी हैव जोन्स ऑफ बर्न वुंड। अब इसके हम जोन्स पढ़ेंगे, ठीक है। इस तो जोन में सबसे पहला आता है हमारा जोन ऑफ कोएगुलेशन। जोन ऑफ कोएगुलेशन में क्या होता है? एरिया विद मैक्सिमम टिश्यू डैमेज, irreversible tissue damage occur due to coagulation of the constituent protein। Next we have zone of status। जोन ऑफ स्टेटिस में क्या होता है? एरिया सराउंडिंग द जोन ऑफ कोएगुलेशन characterized by decreased tissue perfusion। Tissue in this zone is potentially salve, लिख लो भाई क्या है ये, salvageable। salvageable। Aim of burn care to increase tissue perfusion of this area and prevent tissue damage। Next we have zone of hyperemia। Outermost zone of the increased tissue perfusion, tissue here will invariably recover unless there is severe sepsis or prolonged hypoperfusion। Okay, next we have consensus formula, RL solution 2 to 4 ml per bod into body weight in kilogram into percentage of total body surface area burned,
half of the fluid has to be given in 8 hours and remaining half in 16 hours. तो हम इसमें हम क्या देंगे, formulas for fluid replacement. Formulas for fluid replacement. Okay, in burn victim. ठीक है, सबसे पहला आता है हमारे पास कंसेंस फॉर्मूला. ठीक है, इसमें हम आर एल सोल्यूशन देते हैं, ये देते हैं 2 to 4 ml इंटू बॉडी वेट. ठीक है, इन किलो इन केजी इंटू परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी सरफेस एरिया. बर्न कितना बढ़ना है उतना सरफेस एरिया. एंड हाफ ऑफ द फ्लूइड हैज़ बीन 8 आवर में हम इसका हाफ देते हैं और बचा हुआ 12 आवर और 16 आवर्स में देते हैं. इस तरीके से ही चलता है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इवांस फॉर्मूला. इसमें क्या होता है कि कोलोइड्स, इलेक्ट्रोलाइट और ग्लूकोज, ये तीन वो देते हैं बॉडी फ्लूइड्स. इसमें कि हम सबसे पहले कोलोइड्स 1 ml इंटू बॉडी वेट इन किलो इन केजी, और जो कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है वो. नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोलाइट जो कि सैलाइन, वो देंगे 1 ml एंड सेम जैसे मैंने आपको बताया. फिर हमारा ग्लूकोज 5% इन वाटर, 2000 ml फॉर इनसेंसिबल वाटर लॉस, उसके हिसाब से देंगे. डे 1 पे क्या करेंगे हम, हाफ ऑफ द फ्लूइड हैज़ बीन गिवन इन 8 आवर एंड रिमेनिंग 16 आवर छोड़ देंगे. डे 2 पे क्या करेंगे, हाफ ऑफ द प्रीवियस डेज इलेक्ट्रोलाइट एंड कोलोइड्स एंड ऑल द इनसेंसिबल वाटर लॉस. ब्रोक आर्मी फॉर्मूला क्या होता है ये भी देख लेते हैं. इसमें क्या होता है, कोलोइड्स हम 0.5% 0.5 ml इंटू बॉडी वेट इन किलोग्राम एंड बॉडी परसेंटेज एरिया, सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ है वो. फिर इलेक्ट्रोलाइट आर एल में देते हैं, आर एल 1.5 ml इंटू बॉडी वेट इन किलोग्राम एंड परसेंटेज ऑफ बर्न एरिया. फिर ग्लूकोज 5%, ये लिख लो भाई. कोलोइड्स, electrolytes, glucose 5%, water, and next we have Parkland या फिर Baxter formula. ये क्या करता है कि रिंगर लेक्सटेस आर एल 4 ml इंटू बॉडी सरफेस एरिया
परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेटेज है वेट इन किलोग्राम, ठीक है। डे वन पे क्या देंगे, 8 आवर चलाएंगे शुरू में एंड रेस्ट ऑफ द 16 आवर के लिए छोड़ देंगे। और डे टू पे वेरीज करता है, कोलाइट्स इज एडिड। तो इसमें हमारा दो चलेगा, रिंगर लैक्टेट चलेगा। Okay, now we have discussed about complications. कॉम्प्लिकेशंस क्या है कि कर्लिंग अल्सर होंगे, एक्यूट गैस्ट्रिक इरोजन ड्यू टू ischemia and cell necrosis can occur in TBSA is more than total body surface area is more than 30%, or intestinal ileus, loss of bowel motility, compartment syndrome, स्किन कॉन्ट्रैक्चर। अब देखो लिख लो भाई क्या क्या कौन ये कॉम्प्लिकेशंस है। कर्लिंग अल्सर, नेक्स्ट वी हैव intestinal ileus, next we have compartment syndrome, next we have skin contracture, and we discuss about wound debridement। इसमें क्या था, इट मीन्स रिमूवल ऑफ devitalized tissue and dead tissue, removal of bacteria and other foreign bodies। ओके, इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया का रिमूव हो जाना, टिश्यू का रिमूव हो जाना, डेड टिश्यू का और फॉरेन बॉडीज का। एंड नेक्स्ट वी हैव टाइप्स। इसमें 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट वी हैव नेचुरल, debridement, second mechanical, and third we have सर्जिकल। फर्स्ट में क्या होता है कि डेड टिश्यू गेट separated from underlying visible tissue by the action of natural proteolytic enzyme, and second we have dead tissue are removed with the help of scissors and forceps, and third is surgical debridement, surgical excision of the devitalized tissue। तो यहाँ से ऐसे ऐसे रिमूव कर देते हैं सर्जरी के थ्रू। होप यू enjoyed the learning session of this topic, burn injury, and these are the notes you can revise and end it today